यस, आज हम जो स्टार्ट लेंगे हमारा आज का जो चैप्टर है वो थर्मोकेमिस्ट्री है। एंड दैट इज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर नंबर 2, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। एंड दैट इज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स दो तरह की है कि क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स थोड़े से बड़े लेवल पर बात करती है, मैक्रोस्कोपिकली बात करती है। और जबकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जो है वो स्टैटिस्टिकली बात करती है, वो छोटे लेवल पे मालिक्यूल की मालिकुलर लेवल पर बात करती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। चलो जी, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स या व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? तो आप लोग जानते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स इज द branch of the branch of the branch of what? Physics in which we study about the flow of heat, जिसमें हम हीट के फ्लो के बारे में बात करते हैं, हीट के मोशन के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी। पहली बात, थर्मोडायनामिक्स जो है वो कम्बिनेशन है दो अल्फाज की, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो मीन हीट, डायनामिक्स मीन मोशन। किसकी मोशन? हीट की मोशन या हीट का पावर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसे हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोलते हैं या इसे हम ब्रांच ऑफ साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाकायदा एक मेजर साइंसेज में आती है, याद रखिए। थर्मोडायनामिक्स जो है ये बाकायदा मेजर साइंसेज में आती है। फिजिक्स के अंदर ये थर्मोडायनामिक्स तो फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है और बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स is the branch of science in which we study about what? The flow of heat, जिसमें हम हीट के फ्लो के बारे में क्या करते हैं? uh, पढ़ते हैं। सच स्टडीज कॉल्ड व्हाट? थर्मोडायनामिक्स। या कुछ लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, the branch of science in which we study about the interconversion of uh, thermal energy and other form of energies, thermal energy and other form of what? Energies। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो थर्मल एनर्जी है, दिस इज थर्मल एनर्जी, दिस इज व्हाट? थर्मल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज
और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज का कन्वर्ट होना किस चीज में, थर्मल एनर्जी में। सच स्टडी इज कॉल्ड एज व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स। इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर फॉर एग्जांपल थर्मल एनर्जी जा रही है मैकेनिकल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी जा रही है किस चीज में, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी आ रही है थर्मल एनर्जी में, तो इसका एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि थर्मल एनर्जी हम लोग हीट जलाते हैं या हम लोग कोयला जलाते हैं और उसके जरिए हम लोग बाकायदा रेलगाड़ियों के इंजन को मूव करवाते हैं। आप लोगों ने देखा होता है क्लासिकल जो हमारे इंजन हुआ करते थे, उसमें क्या होती थी, उसमें थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होती थी मैकेनिकल एनर्जी में, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी को भी हम लोग वापस थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपको सर्दी लगती है तो आप लोग हाथों को मलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ देते हैं। ये जो रगड़ना ये मैकेनिकल एनर्जी है, और ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस चीज में, थर्मल एनर्जी में। आपको हीट मिल रहा है, या फॉर एग्जांपल आप अपने मसल्स को, आप अपनी बॉडी को हम लोग श्रिव करते हैं उनको, वो करते हैं हम यहाँ पर बॉडी की मसल्स को हरकत देते हैं, मोशन देते हैं। वो जो मोशन है वो उसका मैकेनिकल वर्क है और वो कन्वर्ट हो रही है किस चीज में, थर्मल एनर्जी में। सो सच काइंड ऑफ स्टडीज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारे पास यहाँ पर लफ्ज है थर्मो केमिस्ट्री, इसी तरह वर्ड थर्मोफिजिक्स, इसी तरह हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स, मुख्तलिफ सारे हैं। बहरहाल हम लोग तो अपनी थर्मो केमिस्ट्री की बात करेंगे। थर्मो केमिस्ट्री जो है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द व्हाट, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the heat changes, heat changes during a heat changes during a chemical reaction। थर्मोकेमिस्ट्री फिर क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री फिर केमिस्ट्री की वो शाख है, केमिस्ट्री की वो शाख है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग हीट चेंजेस, किसके बारे में, हीट चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ व्हाट, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो केमिकल रिएक्शन तो आप लोग सब जानते हो, आप लोगों को सबने पढ़ा हुआ है केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास वो केमियाई अमल है कि जिसमें पुराने बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बन जाएं। सच प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि तो याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन क्या है। नंबर वन, केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, इन विच ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जिसमें पुराने बॉन्ड टूट जाएं एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और नए बॉन्ड बन जाए। ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आप लोग जानते हो, आप लोग सब जानते हो, ड्यूरिंग अ केमिकल, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये बात सुन लें, केमिकल कंपोजिशन मस्ट चेंज,
केमिकल कंपोजिशन में खामखा क्या होना है, मस्ट चेंज, जरूर तब्दील होना है, जरूर क्या होना है, तब्दील होना है। ये बात याद रखिए, केमिकल कंपोजिशन का तब्दील होना लाजमी है। वेट, यस, नेटवर्क इशू है। सुन लेना, नेटवर्क इशू मसला नहीं है, आप लोग कनेक्ट रहे, प्लीज कोशिश करें कि कनेक्ट रहें, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है जी, लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, इशू नहीं है जी। तो केमिकल कंपोजिशन मस्ट चेंज, केमिकल कंपोजिशन का चेंज होना लाजमी है। फिजिकल चेंज, फिजिकल स्टेट में चेंज, फिजिकल स्टेट जो है वो तब्दील हो सकती है, जरूरी नहीं हो, मस्ट नहीं है, मगर फिजिकल स्टेट का तब्दील होना, केमिकल स्टेट का, केमिकल नेचर का तब्दील होना लाजमी है, जबकि फिजिकल स्टेट का तब्दील होना लाजमी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है, मैं समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक टू एग्जाम्पल्स, लाइक व्हाट, मेरे पास आ रही है हाइड्रोजन is reacting with what, with क्लोरीन। ये हाइड्रोजन भी गैस है, ये क्लोरीन भी गैस है, और ये जब टूट जाएगी, ये जब टूट जाएगी, ये इसके साथ मिल जाएगी और ये इसके साथ मिल जाएगी, और ये हमारे पास क्या बना देगी, 2HCl बना देगी। क्या बना देगी, 2HCl बना देगी। अच्छा, अब जो HCl हमारा बना वो भी क्या है, वो भी गैस है। सब गौर से देखें, मैंने बोला केमिकल कंपोजिशन का तब्दील होना लाजमी है, ये बात याद रखिए, मगर फिजिकल स्टेट का तब्दील होना लाजमी नहीं है, तब्दील हो भी सकता है और तब्दील नहीं भी हो सकता, ये सुने बात, और तब्दील नहीं भी हो सकता, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ या नहीं हुआ, जी बिल्कुल हुआ। पहले फार्मूला क्या था, Cl2, पहले फार्मूला क्या था, H2, अभी फार्मूला क्या हुआ, 2HCl। तो क्या इसकी केमिकल कंपोजिशन तब्दील हुई या नहीं हुई, क्या इसकी केमिकल फार्मूला तब्दील हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये बात तो लाजमी है, जब तक फार्मूला आपका तब्दील ना हो जाए केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, जब हम आते हैं किसमें, इसके फिजिकल सेट के ऊपर, फिजिकल सेट आप देखिए, रिएक्शन का भी फिजिकल सेट गैस है और प्रोडक्ट का भी फिजिकल सेट क्या है, गैस। इससे मुराद है फिजिकल स्टेट में यहां पर कोई तब्दीली आपको नजर नहीं आई। मगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आ जाइएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कौन, H2, H2 कौन है, गैस है, और यहां से मिल जाएगा हमारे पास कौन, यहां से हमारे पास मिल जाएगी आयोडीन, कौन मिल जाएगी, आयोडीन, और ये आयोडीन हमारे पास क्या है, सॉलिड है। अब ध्यान दीजिएगा व्हाट हैपेंस, जरा सुन लें, ये यहां से आ जाएगी और ये हमारे पास यहां से आ जाएगी, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना लेगी, व्हाट दे विल फॉर्म, दे विल फॉर्म 2HI, और 2HI हमारे पास क्या है, लिक्विड है। क्या भैया, लिक्विड है। अब चेक करें, अब इस रिएक्शन में क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। H2 से और I2 से किस में चला गया, HI में, तो केमिकल कंपोजिशन इसका चेंज हो गया। मगर फिजिकल स्टेट भी क्या हो गई, तब्दील हो गई। पहले फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड था और गैस था, सॉलिड और गैस से किस में आ गई, लिक्विड में आ गई कि नहीं आ गई।
क्या यहाँ पर फिजिकल स्टेट तब्दील हो गई? जी हाँ, फिजिकल स्टेट भी क्या होगी? तब्दील हो गई। तो कहने से मुराद ये है कि केमिकल कंपोजिशन का तब्दील होना क्या है? लाजमी है, मगर फिजिकल स्टेट का तब्दील होना हरगिज लाजमी नहीं है। हो भी सकता है तब्दील फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट नहीं भी तब्दील हो सकता। क्लियर है बॉयज? आगे चलूं? यस, काइंडली आप लोग पिक्चर ले लें। सुनिए, आज का लेक्चर मैं आप लोगों को दे दूंगा, अपलोड हो जाएगी। आप लोग सही है। आज नेट का थोड़ा सा इश्यू है, जाहिर सी बात है, बच्चे आज कम हैं, स्टूडेंट्स आज कम आए हुए हैं। जी, ले जाऊं? पिक्चर ले ली आप लोगों ने? 1 मिनट, 1 मिनट। जी, आप आते हैं हमारे पास रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन हमारे पास दो तरह की हैं। कितनी तरह के रिएक्शन हैं? दो तरह के रिएक्शन हैं। अभी इसी के थर्मोकेमिस्ट्री के मुताबिक देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे पास दो तरह की रिएक्शन हैं। एक रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, और एक को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और कौन सा? एक्सोथर्मिक। जी, तो बात करते हैं किस चीज की? एंडोथर्मिक की। एंडो मीन अंदर जाना, इनसाइड। थर्मिक मीन हीट, टेम्परेचर। एक्सो मीन बाहर जाना, आउटसाइड। किसका? थर्मिक मीन हीट। अब सुनिए, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ पॉइंट सुन लीजिएगा प्लीज, तवज्जो हो, सब ध्यान दीजिए। पहली बात, ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं इसमें एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है। इसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ये एनर्जी के बगैर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस तो जानते हो, खुद ब खुद ना होना। स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद होना। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद ना होना। जी, ये नॉन नेचुरल होते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होते हैं? नॉन नेचुरल होते हैं। अगली बात, ये हमारे पास स्लो होती है। दीज आर स्लो रिएक्शन। क्या मुराद है स्लो रिएक्शन? वाई दे आर स्लो रिएक्शन? ये स्लो क्यों होती है? क्योंकि ये नहीं चलती, ये नहीं होती। इनको करवाने के लिए क्या देना पड़ता है? टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। और इतना हीट अगर हम देंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये चल पाएगी। हाँ, अगर इतना हीट हम एक्सोथर्मिक को दे देते, एक्सोथर्मिक वाले बड़े तेज चलते हैं, मगर ये बहुत स्लो चलती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्लो रिएक्शन है। अगली बात, ऐसे रिएक्शन जो होते हैं, ये रिएक्शन क्यों क्यों एंडोथर्मिक होते हैं? याद रखिएगा, ये वजह, सबसे बड़ी वजह ये है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिएक्शन के
इंडोथर्मिक होने के या रिएक्शन के रिवर्सिबल होने के, इसका सबसे बड़ा जो वजह है वो है इनके रिएक्टेंट है स्टेबल। इनके रिएक्टेंट क्या होते हैं? देयर रिएक्टेंट आर व्हाट? स्टेबल। इनके रिएक्टेंट स्टेबल होते हैं। स्टेबल से मुराद लो एनर्जी। स्टेबल से मुराद लो एनर्जी, इनकी एनर्जी कम होती है। और इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मीन हाई एनर्जी। हाई एनर्जी, एक है लो एनर्जी और एक ही क्या है? हाई एनर्जी। तो सुन लें, लो एनर्जी वाले जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। लो एनर्जी वाले क्या होते हैं? लो एनर्जी वाले स्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल होते हैं वो अनस्टेबल चीज में कन्वर्ट नहीं होते, मतलब वो अनस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना नहीं चाहती, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नहीं चल पाते क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या होता है? अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल प्रोडक्ट में जाना पसंद नहीं करते। तो इनके रिएक्टेंट हो गए स्टेबल और इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं? अनस्टेबल। और ये सबसे बड़ी वजह है रिएक्शन के एंडोथर्मिक होने के या एक्सोथर्मिक होने के या रिवर्सिबल होने के या इरिवर्सिबल होने के, क्योंकि इनका रिएक्टेंट क्या है? स्टेबल है। और ये रिएक्टेंट स्टेबल प्रोडक्ट में जाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ये नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाते हैं। और इनको चलाने के लिए फिर हमें क्या देनी पड़ती है? हाई एक्टिवेशन एनर्जी। क्या देनी पड़ती है? इनको चलाने के लिए फिर हमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई देनी पड़ती है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तो जानते हो, एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद है रिएक्शन को चलाने वाली एनर्जी। तो देयर एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमियाई रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, सच एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इन रिएक्शनों को चलाने के लिए, ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है नहीं चलते, इनको चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सो दे रिक्वायर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी बट दे हैव लो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन इंथैल्पी, इनकी जो रिएक्शन इंथैल्पी होती है क्या होती है? कम होती है। अच्छा, आज के लिए रिएक्शन इंथैल्पी से क्या मुराद है? रिएक्शन इंथैल्पी से मुराद है निकलने वाली एनर्जी। फिलहाल मैं बोल रहा हूं निकलने वाली एनर्जी, वरना वरना इसका ओरिजिनल इक्वेशन है एच पी माइनस एच आर। एच पी माइनस एच आर से क्या मुराद है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच जो एनर्जी का फर्क होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। तो याद रखिए, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है और इनकी डेल्टा एच क्या होती है? कम होती है। सो वी कैन राइट हियर, ये बात याद रखना, आप लोगों के पास आएगा डिफरेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में ये क्वेश्चन आएंगे। फॉर सच रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। देने वाली एनर्जी क्या है? कम है। और निकलने वाली एनर्जी क्या है? देने वाली एनर्जी ज्यादा है और निकलने वाली एनर्जी क्या है? कम है। इसलिए जिस रिएक्शन को देने वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो और निकलने वाली एनर्जी क्या हो? कम हो, सच रिएक्शन आर कॉल्ड व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं जी। नेक्स्ट, अगली बात। नेक्स्ट हमारे पास ये जो रिएक्शन होते हैं, सुन लो बॉयज, ये जो रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर सच रिएक्शन एच पी या ईपी, एच पी बोल दो, एंथैल्पी बोल दो या एनर्जी बोल दो, ई आर रिएक्टेंट की एनर्जी इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। फॉर सच रिएक्शन रिएक्टेंट एनर्जी इज लेस एंड प्रोडक्ट एनर्जी इज हाई। रिएक्टेंट स्टेबल है, उनकी एनर्जी क्या है? लो है। ये देखिए लो है। एंड देयर प्रोडक्ट इज अनस्टेबल, एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज हाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ईपी इज ग्रेटर, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
अपनी एनर्जी, अंदरूनी एनर्जी बात कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की ये बात हो रही है कि इनके रिएक्टेंट की अपनी अंदरूनी एनर्जी कम होती है और इनके प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तभी तो इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, अनस्टेबल, और इनके रिएक्टेंट क्या होते हैं, स्टेबल। ओके है। अच्छा, अब तवज्जो मजीद सुनो प्लीज। यहाँ पर मैं, अच्छा अगली बात, ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये इनका जो फॉरवर्ड स्टेप होता है, कौन सा स्टेप, ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इनके फॉरवर्ड जो स्टेप होती है, फॉरवर्ड स्टेप, इनका फॉरवर्ड स्टेप होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ये फॉरवर्ड स्टेप जिनका होता है, ये सही से शुरू नहीं होता, सही से रवाना नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सिंध में ये सही से नहीं जाती, मतलब फॉरवर्ड इसे शुरू करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे कि देयर व्हाट, देयर एंथैल्पी, देयर देयर फॉरवर्ड स्टेप इज एंडोथर्मिक, हाईली एंडोथर्मिक। ये नहीं जाता, इसको शुरू करवाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी या एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तभी तो ये एनर्जी की जोर से हो रहा है, तभी तो ये एंडोथर्मिक है। हाँ, जब हम इसका बैकवर्ड देखेंगे, बैकवर्ड स्टेप इज, बैकवर्ड स्टेप इज व्हाट, स्पॉन्टेनियस। बैकवर्ड ये क्या होती है, बैकवर्ड ये खुद ब खुद होती है, मगर फॉरवर्ड ये नहीं होती। अच्छा, जब फॉरवर्ड ये नहीं हो रही है, तो फॉरवर्ड हम किसके जोर से कर रहे हैं, एनर्जी की जोर से। और जब ये एनर्जी की जोर से हो रहे हैं, तो ये जब बैकवर्ड आएगी, बैकवर्ड ये खुद ब खुद आए, क्योंकि इनका बैकवर्ड स्टेप जो है वो स्पॉन्टेनियस है। बैकवर्ड ये खुद ब खुद होती है, क्योंकि बैकवर्ड इनको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, मगर फॉरवर्ड में ज्यादा एनर्जी चाहिए, बैकवर्ड में कम एनर्जी चाहिए, इसलिए ये बैकवर्ड में खुद ब खुद होती है और फॉरवर्ड में नहीं होती। ऐसा रिएक्शन, अब सुने, सब इंपॉर्टेंटली सुने, ऐसा रिएक्शन जिसका फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस हो और बैकवर्ड ये खुद ब खुद आ जाए, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस हो जाए, सच रिएक्शन आर कॉल्ड व्हाट, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। याद रखें, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो अमूमन रिवर्सिबल होते हैं। हर ऐसा रिएक्शन जो नहीं होता वो एंडोथर्मिक है, उसको हम लोग हरारत की मदद से करेंगे, एंडोथर्मिक हरारत देकर करेंगे, और ये वापस क्या हो जाएगी, खुद ब खुद आएगी। फिर हम फॉरवर्ड ले जाएंगे, फिर बैकवर्ड खुद आएगी, फिर हम फॉरवर्ड ले जाएंगे, फिर बैकवर्ड खुद आ जाएगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये जो होते हैं, ये रिएक्शन क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ करते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए आखिर में बनाते हैं इनका ग्राफ, आखिर में बनाते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बनाते हैं। यस, आ जाइएगा प्लीज। सुने, यहां से जा रही एनर्जी, क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है। ये हमारे पास कौन है, दीज आर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, पहले रिएक्टेंट जाती है किस में कन्वर्ट होती है, ट्रांजिशन स्टेट में, और ट्रांजिशन स्टेट से ये किस में चली जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। सुने, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट वो दरमियानी स्पीशी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच बन जाए, उसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। आ, और ये हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास क्या आ रही है, दिस इज व्हाट,
ये जो एनर्जी है, ये जो पॉइंट है एनर्जी का, इसको हम लोग बोलते हैं ई आर। किसकी एनर्जी? रिएक्टेंट की एनर्जी। और ये जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ईपी। किसकी एनर्जी? प्रोडक्ट की एनर्जी। अब रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ई ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। और इस प्रोडक्ट की एनर्जी और इस रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच जो फर्क होता है, सच डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? डेल्टा एच। इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये बात भी समझ आ गई? और ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ईपी माइनस ई आर। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी जो फर्क होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा एच बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं एच पी माइनस एच आर। आप लोग इसको एच पी और माइनस एच आर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं हम एच ई लिख लो। एंथैल्पी की फॉर्म है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके है? अच्छा, सुन बॉस प्लीज, सब तवज्जो हो, बातें समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो सुने, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का गेप बहुत ज्यादा है और डेल्टा एच की गेप क्या है? कम है। तो ये तो हम लोगों ने लिखा हुआ था कि फॉर सच रिएक्शन ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, लिखा हुआ था। यस, बिल्कुल लिखा हुआ है। अगली बात, यहाँ पर प्रोसेस रिएक्शन ईपी इज व्हाट? ईपी इज ग्रेटर देन ई आर। यहाँ पर ईपी क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है। और एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या है? कम है। ये भी हम लोगों ने लिखा हुआ था, बिल्कुल लिखा हुआ था। ये सारी बातें याद रखना। फॉर सच रिएक्शन, ऐसे रिएक्शनों के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्शन की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्शन की एनर्जी क्या है? कम है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होते हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं भैया? अनस्टेबल होते हैं। वो स्टेबल और ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ओके बॉयज? अच्छा, अगली बात, जिस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो, याद रखिए, ये बात हमेशा याद रखें, हमेशा, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुई, मतलब देने वाली एनर्जी ज्यादा हुई, वो रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा। और हाँ, यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट की एनर्जी ईपी वो क्या है? ज्यादा है और ई ए क्या है? कम है। जब ई ए कम है और ईपी क्या है? ज्यादा है, तो कम एनर्जी को ज्यादा एनर्जी में पहुंचाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में। तभी तो हम इसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। होगी बात? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं किस तरफ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? राइट डाउन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? काइंडली यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। यहाँ से कंसर्न कोई भी सवाल आप लोगों के जहन में इधर उधर कोई हो, यू कैन आस्क प्लीज एनी वन ऑफ यू। मसरूर, खुशाल सर, इंडोथर्मिक रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकते हैं? हाँ, शाबाश। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है खुशाल खान ने कि सर ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये इरिवर्सिबल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका रिएक्शन अगर क्या है एंडोथर्मिक हो तो वो खाम खा क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, मगर मैं मोस्टली केसेस बोल रहा हूँ। सुन रहे हैं? फिर कुछ बच्चे बाद में जब चेट जीपीटी वगैरह पे ढूंढते हैं तो फिर उनको मिलता है कि नहीं, ऐसा नहीं। मैं मोस्टली केसेस में बोल रहा हूँ कि जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं वही अमूमन क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं अमूमन। मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, हर वक्त नहीं बोल रहा हूँ। ऑलवेज मैंने लफ्ज मानी का, मोस्टली का लफ्ज सही है। बिल्कुल हो सकता है खुशाल खान, इस पर कोई बाउंड्री लाइन नहीं है।
कि नहीं नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, मगर माइनर केसेस हैं, मेजर केसेस में ये रिवर्सिबल होता है। ओके है। अगली बात, अब शुरू करते हैं किसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड एज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी हीट रिलीज हो जाए, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, बल्कि उल्टा यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, तो ये खुद खुद चल सकते हैं, इनको एनर्जी देने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या होते हैं बॉयज, दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगली बात, दीज रिएक्शन आर नॉन नेचुरल। ये रिएक्शन क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये नेचुरल, ये खुद ब खुद होते हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो खुद ब खुद होते हैं, खुद ब खुद हो सकते हैं। अगली बात, ये फास्ट होते हैं। क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन को एक्सोथर्मिक होने के लिए क्या चीज लाजमी है, सुन लें। एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता क्यों है, वजह क्या होती है, वजह सुन लें। क्या उनका रिएक्टेंट क्या हो, अनस्टेबल हो, रिएक्टेंट क्या हो, अनस्टेबल हो, जबकि रिएक्टेंट अनस्टेबल से मुराद एनर्जी क्या हो, हाई हो, उसकी एनर्जी क्या हो, उसकी अपनी एनर्जी रिएक्टेंट की क्या हो, हाई हो। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट इनके स्टेबल होते हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट स्टेबल होंगे और रिएक्टेंट अनस्टेबल होंगे तो अनस्टेबल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इजीली जा सकते हैं, अनस्टेबल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इजीली जा सकते हैं, इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल से मुराद दे हैव लेस एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी कम होती है। अगली बात, सच रिएक्शंस चूंकि ये खुद ब खुद हो रहे हैं, इनको एनर्जी इतनी नहीं चाहिए, बल्कि एनर्जी उल्टा रिलीज करती है, इसलिए फॉर दिस रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इनको जो हम लोग एनर्जी देते हैं रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए, चूंकि ये रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं, तो इनके लिए इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दरकार नहीं होती। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनका जो डेल्टा एच होता है, निकलने वाली एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, देने वाली कम और निकलने वाली ज्यादा। और जिस रिएक्शन में देने वाली कम और निकलने वाली एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अच्छा, तो सो वी कैन राइट हियर एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन डेल्टा एच। डेल्टा एच ज्यादा होती है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ओके है। अच्छा, अगली बात, यहां पर रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन एनर्जी ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई आर, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी से, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी से। याद रखिए, इन दीज रिएक्शंस reactants have high energy, not activation, high internal energy। इनकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, बट द प्रोडक्ट हैज लो लो इंटरनल एनर्जी। यहां पर प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो अंदरूनी एनर्जी होती है, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगली बात, ये जो रिएक्शन होते हैं, चूंकि इनका प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन क्या अनस्टेबल है, रिएक्शन अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या कर सकता है, इनके जो रिएक्शन होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं। इनके रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अनस्टेबल है। और जो चीज अनस्टेबल होती है वो क्या होती है, रिएक्टिव होती है। जब रिएक्टिव होती है तो ये इनका जो फॉरवर्ड स्टेप है वो स्पॉन्टेनियस है। फॉरवर्ड स्टेप इनका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। और बैकवर्ड स्टेप इनका क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बैकवर्ड स्टेप क्या होता है, बैकवर्ड इनका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब ये फॉरवर्ड खुद जा रही है और बैकवर्ड में नहीं आ रही है। अच्छा, बैकवर्ड में क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि इनका जो बैकवर्ड जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। आप चेक करें, इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टेबल है। और स्टेबल प्रोडक्ट इनके रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होना चाहते, इससे मुराद है प्रोडक्ट
प्रोडक्ट जो है वो रिवर्सिबल फॉर्म में या बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि देयर बैकवर्ड स्टेप इज व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। देयर बैकवर्ड स्टेप इज व्हाट नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा तो सुन ले प्लीज, सुने जरा ध्यान दीजिएगा, सुन ले बॉयज, ऐसा रिएक्शन जिसका फॉरवर्ड क्या हो स्पॉन्टेनियस हो और बैकवर्ड क्या हो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, मतलब फॉरवर्ड में वो जा सकता हो, बैकवर्ड में वो नहीं आ सकता, बैकवर्ड नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, तो हम लोग सच रिएक्शन दरकार इज व्हाट इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। और जो रिएक्शन क्या होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं वो ऑलवेज कंप्लीट होते हैं, और जो कंप्लीट होते हैं वो स्टेशोमेट्रिक होते हैं। तो चलो जी आखिर में बनाते हैं क्या, इनका ग्राफ क्या बनाते हैं, इनके ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यस। तो सुन लीजिएगा, यहां पर हमारे पास कौन आ रही है, हियर इज द एनर्जी। अच्छा यहां से हमारे पास एनर्जी ऊपर को जाते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सुनिए, इन दीज रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल, रिएक्टेंट आर व्हाट अनस्टेबल हाई एनर्जी। हाँ ना, इनके रिएक्टेंट क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है। तो ये रिएक्शन क्या होंगे, ये रिएक्शन पहले जाएंगे किस में ट्रांजिशन स्टेट में, और फिर जाएंगे किस में प्रोडक्ट में, किस में प्रोडक्ट में। तो मतलब इनको रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए प्लीज, इनको रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट इनके क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, और प्रोडक्ट इनके क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। जब रिएक्टेंट आपका हो गया अनस्टेबल हाई एनर्जी के साथ, तो प्रोडक्ट क्या है नीचे स्टेबल है, लो एनर्जी के साथ स्टेबल है। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, दिस एनर्जी इज कॉल्ड ईपी, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड ईआर। एक को हम लोग एच आर बोलते हैं, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं एचपी बोलते हैं। अब सुनिए, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, सच एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सच रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट एक्टिवेशन, सच एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो एनर्जी का फर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा एच। तो आप चेक करें, आप मुझे बताएं डेल्टा एच का गेप ज्यादा है या ई ए का गेप ज्यादा है, ई ए ज्यादा है या डेल्टा एच ज्यादा है। तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन ई ए, यही पढ़ा हुआ था, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन ई ए, है कि नहीं है। और अगला प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है ज्यादा है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ये रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, जब ये प्रोडक्ट में जा रही, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है। तो ये एनर्जी कहां जा रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी तो ज्यादा थी, बहुत एनर्जी से भरा हुआ था ये, जब ये प्रोडक्ट में जा रहा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो रही कम हो रही है। मतलब वो जो रिएक्टेंट है वो कम एनर्जी में जा रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी को कहां ले जा रही है, असल में वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो जाए रिलीज हो जाए, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एज व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है बॉयज। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड थर्मोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। क्लियर भैया। अच्छा, अब यहां से सवाल ये पैदा होता है कि सर जब थर्मोकेमिस्ट्री इतनी बेहतरीन काम कर रही है, एक मिनट यहां पर कुछ सवाल पढ़ते हैं जी। सर जो इरिवर्सिबल की कुछ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपकी एग्जांपल आपके बुक्स
भरे हुए हैं यार। कोई भी रिएक्शन जो इरिवर्सिबल हो, आप लोग कंबशन प्रोसेस आपका क्या है, इरिवर्सिबल है। इसी तरह आप लोगों के पास जो और हम लोग क्या दे दें, बहुत सारे यार, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चलते हैं। आप लोगों की बुक्स में जो भी वन साइडेड तीर से रिप्रेजेंट होगा वो इरिवर्सिबल है, और जो डबल एरो से रिप्रेजेंट होगा वो रिवर्सिबल है। बाकी आप लोग बुक में चेक कर लें, जितनी भी आपके पास एग्जांपल्स है आप लोगों के पास आ सकती है। क्लियर है? अच्छा, और ये भी सुनना, आखिर में नोट, आखिर में नोट लिखें, नोट। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर, most of the reactions are most of the reactions are reversible। अमूमन रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। याद रखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शनों में जो मेजर रिएक्शन होते हैं वो, याद रखिए, रिवर्सिबल रिएक्शनों की तादाद इरिवर्सिबल रिएक्शनों से ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर व्हाट, रिवर्सिबल। ओके बॉयस, ये बात याद रखना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। अगर कोई आपसे जनरली पूछे रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादा होते हैं कायनात में या इरिवर्सिबल, तो याद रखना रिवर्सिबल रिएक्शनों के जो चांसेस है या जो तादाद है वो ज्यादा है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शनों की तादाद क्या है, कम है। ओके बॉयस। अच्छा, चलो जी, यहाँ पर आप लोगों के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो गए, खत्म। जी, टाइम क्या ले रही है प्लीज बताएं। हाउ मेनी मिनट्स आर रिमेनिंग? चलो जी, अब है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो राइट डाउन, पहले पढ़ते एडवांटेजेस। थर्मोकेमिस्ट्री के एडवांटेजेस क्या हैं, हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, सुने। व्हाई वी स्टडी द थर्मोकेमिस्ट्री, व्हाट वी गेन द नॉलेज फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। तो पहली बात सुने, इट tells us about the spontaneity of reaction, spontaneity of reaction। आया हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका आंसर हमें कौन दे रही है, थर्मोकेमिस्ट्री दे रही है। सुनो भैया, इनकी इनका जो हमें वो देता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन का, रिएक्शन होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके बारे में हमें कौन बताती है, इसके बारे में हमें बताती है द व्हाट, द थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री बताएगी कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगली बात, it tells us about the what, the reversibility of reaction। आया हमारा रिएक्शन, आया हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल होगा या हमारा रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा, इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री से। सो थर्मोकेमिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। आइदर रिएक्शन इज रिवर्सिबल और रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, इसके बारे में हमें कौन बताती है, इसके बारे में हमें थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक्स बताती है, थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक्स बताती है। अगली बात, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो रिएक्शन होते हैं
these reactions are what? ये जो थर्मोकेमिस्ट्री हमें किस चीज के बारे में बताती है? ये बताती है हमें हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में, हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्या आया हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? रिएक्शन की एंडो और एक्सो होने के बारे में भी हमें कौन बताती है? हमें थर्मोडायनामिक्स बताती है। और आखिरी बात, इट टेल्स अबाउट व्हाट? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी हमें कौन बताती है? यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन की पैदावार के बारे में भी हमें कौन बता सकती है? थर्मोडायनेमिक्स बता सकती है। कैसे? अगर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो उसमें कम प्रोडक्ट बनती है, और अगर आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा तो उसमें ज्यादा प्रोडक्ट बनती है। ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है इसके बारे में हमें कौन बताती है? थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री हमें बताती है। क्लियर है बॉयज? अच्छा, अब आते हैं किसके ऊपर? डिसएडवांटेजेस के ऊपर। किसके ऊपर? What are the disadvantages of what are the disadvantages of thermochemistry? यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री के डिसएडवांटेजेस क्या है? ये हमें क्या चीजें नहीं बता सकती? लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस, ये क्या नहीं बता सकती? तो सुन लें। पहली बात, इट कैन नॉट it cannot study on atomic level, atomic and molecular level। याद रखिए, जो हमारा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है ये एटॉमिक लेवल पर और मॉलिक्यूलर लेवल पर ये स्टडी नहीं कर सकता। याद रखिए, थर्मोडायनेमिक्स की कमजोरी ये है कि ये एटॉमिक लेवल पर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये स्टडी नहीं करता। ये बात सुन लें, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, मगर ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के एनर्जीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये एक इसकी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देती है, मगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। सेकंड बात, it cannot explain the rate of reaction। ये रिएक्शन के रेट के बारे में भी हमें कुछ नहीं बता सकता कि रिएक्शन की रफ्तार कितनी है, स्लो है, फास्ट है, कितनी रफ्तार है, इस वक्त कितना रफ्तार है, 10 मिनट के बाद कितना रफ्तार हो गया, 20 मिनट के बाद कितना रफ्तार हो गया। तो ये उस रफ्तार के हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें फाइंड आउट नहीं करके दे सकती। कौन? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कैन नॉट स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। अगला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, सुन ले भैया, ये हमारे पास नहीं बता सकती अबाउट द व्हाट, अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। या हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में भी नहीं बता सकती। याद रखिए, थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन नहीं करता। रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है कि ये रिएक्शन हो रहा है, मगर रिएक्शन के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व है कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, इतनी डिटेल के साथ ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। ओवरऑल हमें बता सकते कि ये रिएक्शन हो रहा है, मगर ये उसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप स्टडी है ये थर्मोडायनामिक्स ये स्टडी नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास लिमिटेशन आ रही है किस चीज के? थर्मोडायनामिक्स के। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट सब तो कंसर्न ज्यादा होती है, मगर ये इसके दौरान होने वाली चेंजेस को या पाथ को स्टडी नहीं कर सकता, मतलब मैकेनिज्म को ये स्टडी नहीं कर सकता कि ये रिएक्शन जो हो रहा है किस रास्ते से हो रहा है और हमारा प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? चले जी, आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है कंप्लीट।
इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो, ये लेक्चर शेयर कर लूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे क्लासेस को, हमारे केमिस्ट्री को हमारे साथ सपोर्ट करें। हमें हमारे क्लासेस की तरफ स्टूडेंट्स को बुलाते चले जाएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, द खुदाई पामान।